नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में हम फिर मध्य पूर्वी की ओर लौटते हैं, यानी कि लेबनान की ओर। जो लेबनान है उसमें जो भी कुछ परिस्थिति चल रही है, 1975 से लेकर 90 तक एक भयंकर सेक्टेरियन यानी कि बीच में फिरका परस्ती का युद्ध चला। और उस फिरका परस्ती के युद्ध के बाद में परिस्थिति ये बनी, एक समझौता हुआ कि जो अलग अलग मुख्य जो उसके हिस्से हैं समाज के, जैसे क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, ड्रूज हैं, सिया हैं, सुन्नी वगैरह वगैरह, इसी तरह के समझ लीजिए 4-5 जो मुख्य ग्रुप हैं वो आपस में पावर शेयर करेंगे। यानी कि हर नौकरी में, हर संस्थान में, आर्मी में, पब्लिक सेक्टर में, हेल्थ में, उनके अस्पतालों में और दूसरी जगह पे ब्यूरोक्रेसी में उनको नौकरियां उनकी जनसंख्या के हिसाब से दी जाएगी। तो जनसंख्या के हिसाब से अगर नौकरियां दी जाएगी तो फिर उसमें शुरू हो गया कि आसपास से जैसे फिलिस्तीनियों को बुला करके अपनी जनसंख्या बढ़ाई गई, और इस तरह से जनसंख्या के आधार पे। तो ये हमारे देश में भी तो यही चल रहा है। लेबनान में जो भी कुछ हो रहा है, आज हो रहा है, जो पहले हो चुका है या आगे होने की संभावना है, पूरी तरह से उसकी इकोनॉमी नष्ट हो चुकी है। बहुत ही छोटा सा कंट्री है, 65-70 लाख की आबादी है, और उसकी जो एवरेज पर कैपिटा सकल जो उत्पाद है एक व्यक्ति के आधार पे पर कैपिटा, जो कि $2,500 के आसपास है, जो कि भारत के बराबर है। लेकिन भारत की जनसंख्या आप देख लीजिए 142 करोड़ से ऊपर निकल चुकी है, वहां सिर्फ 65 लाख हैं। तो यानी कि एक छोटे क्षेत्र में, एक छोटी जनसंख्या में इजराइल की जनसंख्या जो है वो 90 लाख के करीब है, और इजराइल की पर कैपिटा इनकम जो है वो करीब $50,000 से अधिक है। तो ये इतना बड़ा जो फर्क पड़ रहा है वो कैसे पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है? तो ये तो उनका जो सिस्टम है, गवर्निंग सिस्टम है, उसके ऊपर आधारित होगा। यानी कि भारत में जो जातिवाद के हिसाब से सब कुछ बांट देने की बात हो रही है, ये जातिवाद के हिसाब से भारत का जो साइज है, भारत की जो विभिन्नता है, भारत की जो अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग विशेषताएं और भिन्नताएं हैं, वो ही इस तरह के पागलपन को रोक के रखी हुई है। क्योंकि अगर ये छोटे से क्षेत्र में हो, यानी कि लेबनान एक छोटा सा क्षेत्र है, उसके अंदर सेक्टर पूरी तरह से उसको तहस नहस करके रख दिया है। अगर उसके बारे में कुछ जो और जानकारी रहे तो उनके ऊपर जो स्टेट की डेट है, जो बाहर का जो कर्जा है, वो करीब 500%, यानी कि जो उनकी जो जीडीपी है उसका 5 गुना हो चुका है। और हमारे देश में बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखिए, मतलब ऐसे है ना कि बिना कंपैरेटिव एनालिसिस के, बिना तुलनात्मक अध्ययन के, बिना तुलनात्मक के दूसरे आंकड़े दिए हुए एक आंकड़े से कितना घालमेल हो सकता है। जैसे हम लोग कि भाई ये इतना था, भारत का जो है वो जो ऋण है वो डबल हो गया, तो लेकिन उसकी जीडीपी भी कितनी बढ़ गई। तो भारत की आज भी जो है वो जो एक्सटर्नल डेट है वो 19-20% के आसपास है। और ये दौर था 1985 से 90 के आसपास का, ये ध्यान रखना चाहिए, जिसके अंदर भारत की एक्सटर्नल डेट 35% चली गई थी, यानी कि बढ़ गई थी। और उसी समय हमें $7 बिलियन का कर्ज लेने के लिए आईएमएफ के सामने जाकर के हाथ फैलाना पड़ा, और फिर उन्होंने जो नीतियां हमें डिक्टेट की और उसी नीतियों को माना गया। और हमारे यहाँ एक तरह का फॉल्स नैरेटिव, एक झूठा कथानक, एक झूठ की कथा जो है ना गढ़ दी गई कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है, वो श्री नरसिम्हा राव ने और उनके वित्त मंत्री श्रीमान मनमोहन सिंह जी ने सोच को बचा लिया। लेकिन वास्तविकता तो कुछ और है। यानी कि आप ये देखें कि लेबनान एक छोटा सा देश है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। वहां पे आर्मी में, वहां के ब्यूरोक्रेसी में कोई आदमी कॉम्पिटेंस के हिसाब से नहीं जाएगा।
यानी कि आप ये देखिएगा, अगर कितनी विचित्र स्थिति है कि कॉम्पिटेंस के हिसाब से नहीं जाएगा, लेकिन वो संख्या के हिसाब से जाएगा। तो वहां की जो ब्यूरोक्रेसी है, सरकारी तंत्र है, वो इसी तरह से भर रखा है। और ये संतुलन असंतुलन में कैसे बदलता जा रहा है कि वो फिलिस्तीनियों को बुला रहे हैं, बाहर से दूसरे लोगों को बुला रहे हैं जिनकी चलती है, और वो अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। और भारत के भी कई प्रांतों में ये विशेष अनुष्ठान बहुत दिनों से चलता आ रहा है। लेकिन भारत में की विशाल जो उसका जो आकार है, जनसंख्या है और क्षेत्रफल है, उसके कारण ये कहीं ना कहीं घुल मिल जाता है। वो जो समस्याएं हैं वो तो पैदा करता ही है, आगे आने वाले समय के लिए समस्याएं पैदा करेगा। यानी कि हमारे देश के राजनेता, कुछ ऐसे राजनेता जिन पे कारण कुछ भी हो, उत्तर उनको देना है महाभ्रष्टाचार के और लीपापोती के जो है ना पूरे इतिहास है, उसमें कुछ तो लोग ऐसे महानुभाव भी हैं जो जेलों में जा चुके हैं, और वो अब ये कह रहे हैं कि हम देश को जातिवाद के आधार पे बांट देंगे, सब कुछ जातिवाद के जनगणना हम करेंगे, और पहले ही इनके नेताओं ने कहा कि नहीं है। यानी कि हारने के बाद में राजनीति में सत्ता पाने के लिए ये कुछ भी करने को तैयार है। तो इन महानुभावों को और इनके समर्थकों और सहयोगियों को लेबनान की स्थिति अच्छी तरह से झांक लेनी चाहिए। और आजकल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और इंटरनेट और गूगल देव के कारण और मोबाइल फोन और कंप्यूटर के कारण ये तो संभव ही है कि हम कोई भी जानकारी फटाक से उसमें बहुत सारी अधिक तक जानकारी हम ले सकते हैं। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम कितना बैलेंस उसका आकलन करते हैं, किस तरह की सूचना हमारे पास आती है, उसका सूत्र क्या होता है। तो भारत को जातिवाद के द्वंद में फंसाने के लिए, जातिवाद के आधार पर लोगों को लड़ा करके चुनाव जीतने के बहुत सारे प्रपंच चल रहे हैं, लेकिन लेबनान से सीखे लेंगे नहीं। लेकिन इसीलिए हम चले हैं लेबनान में। तो हमने ये देख लिया कि लेबनान की जो हालत है उतनी वैसी ही जैसे ईरान वगैरह बड़े देश हैं, इनके तेल की इकोनॉमी है। यानी कि कोई बौद्धिकता के कारण उनका जो है ना ऊपर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण उनकी समृद्धि नहीं आई है। जैसे भारत के अंदर आज हम तेल मंगाते हैं तो उसका जो टोटल बिल है वो 200 या थोड़ा बहुत 10-15% ऊपर है, $1 बिलियन के आसपास है। लेकिन भारत से सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट जो है वो $300 बिलियन को पार कर चुका है। तो ये सारी गणनाएं, संख्याएं हमें ध्यान रखनी चाहिए। भारत पे डेट अभी भी 19% से कम है जीडीपी के अनुपात में। ये एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है। लेकिन जो रुडाली समूह है एक पूरा का पूरा, जिनको सत्ता परिवर्तनों से बड़ा दिक्कत होती है क्योंकि वो बहुत सारे काम उनके प्रभाव कम हो रहे हैं, तो एक झूठ का संसार लगातार वो चलाते रहते हैं। तो उन्हें भी लेबनान की ओर ध्यान रखना चाहिए कि वहां पे जो सेक्टेरियन वायलेंस है, एक तरह से समझ लिए कि विभिन्न समूहों के बीच में होने वाला जो निरंतर संघर्ष है, उसने उस देश की इकोनॉमी को, उसके समाज को पूरी तरह से तोड़ डाला है, पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। और आज वहां पे जो काम है वो किसी की स्किल के कारण, किसी की निपुणता पे नहीं दिया जा रहा है, वो किसी फिरका परिस्थिति या किसी समूह के मेंबर होने के कारण नहीं दिया जा रहा है। तो ये नष्ट होने के लिए, एक पूरे समाज को, देश को नष्ट करने का एक ये फार्मूला है। इस फार्मूले को लेबनान में अप्लाई किया गया है, उसे हमें समझना चाहिए और देखना चाहिए। हमें आशा है कि बातचीत तो लेबनान के बारे में हुई, वहाँ के सेक्टेरियन वार यानी कि फिरका परस्ती के कारण देश बर्बाद हो गया है। हमारे देश में भी जातिवाद का जहर अच्छी तरह से जो है ना उसको कढ़ाव पे चढ़ा दिया गया है, नीचे विभिन्न तरीकों की आग लगा दी गई है। लेकिन देखते हैं कि इस विशाल और विचित्र देश में कुछ प्रयास करने के बाद में भी कुछ बहुत अधिक गलत होता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं देश संभल जाता है, किसी क्षेत्र में संभल जाता है। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।